वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं पद्मश्री गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली जी के साथ, जो कि देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं भी आपके सब दर्शकों को अपना नमस्कार और सबको इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जी मित्रों, आपको एक लाइन में बता दूं कि डॉक्टर मोहसिन वली का बहुत ही शानदार और जानदार प्रोफाइल है। अगर मैं आपको पूरा बताने लगी तो सब समय उसी में चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बतलाऊं तो 33 वर्ष के युवा डॉक्टर मोहसिन वली जी को 3 राष्ट्रपतियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत इन्होंने पढ़ाई की है, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारी रिकॉग्निशन है और बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं ये। तो आपके प्रश्नों के साथ आज मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न ये है कि बहुत सारे मरीज़ दर्द और भारीपन की शिकायत से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि स्टंट लगाना है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही एक अजीब व गरीब पेशेंट्स के अंदर भी इससे बड़ा वो पैदा हो गया है शक। तो वो आजकल क्या कर रहे हैं कि बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ 30-35 साल के, उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है जी, या मस्कुलर पेन होता है या एसिडिटी का पेन होता है जी, तो वो भी शायद ऑनलाइन देख लेते हैं, वो चेस्ट पेन क्लिनिक या कार्डियक क्लिनिक में चले जाते हैं। तो कभी कभी, नॉट ऑलवेज, ऐसा होता है कि उनको हार्ट की तकलीफ नहीं होने पर भी जी, उनकी एंजियोग्राफी तक हो जाती है। जी हाँ। तो उसके 2 कारण हैं। पेशेंट की एंजाइटी भी डॉक्टर को मजबूर करती है वो करने के लिए, और कभी कभी ये एक प्रोसीजर होता है जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। देखिए, इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। अगर आप विटामिन डी की कमी के पेन के लिए कार्डियोलॉजी ओपीडी में जा रहे हैं और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, उसकी प्रथम दृष्टया यही आलोचना रहेगी मरीज़ के बारे में कि मेरा ये मरीज़ हार्ट का मरीज़ है और इसके मैं सारे टेस्ट कर डालूँ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्यवश जनरल फिजिशियंस की कमी हो गई है। आपका जो मुद्दा है, इसमें ये नया मुद्दा सामने मैं ला रहा हूँ कि हमारे देश में मेरे शरीर को 80 किलो के शरीर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर गर्व से नहीं कहते कि मैं पूरी बॉडी का स्पेशलिस्ट हूँ। वो कहते हैं, अभी एक लतीफ़ा मैंने सुना कि मेरी दाहिनी उंगली में पेन हुआ और वो अमेरिकन लेडी मजाक में कह रही थी, मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा मैं अंगूठे का स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये जो मेडिसिन का विभाजन हुआ है, सुपर स्पेशलाइजेशन हुआ है, आपका सवाल ये उस तरफ, उस त्रासदी की तरफ इशारा कर रहा है जो हमारे मरीजों का गलत जांच और गलत इलाज हो रहा है। क्या डॉक्टर भी प्रेशर में आ जाते हैं? नहीं, डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता। एक कार्डियोलॉजिस्ट के दिमाग में ये बहुत बाद में आएगा कि इस बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से पेन है, और अगर वो चूक गया अपने फर्ज के निर्वहन में तो वो बच्चा रात को हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये बात भूलनी नहीं चाहिए हमको जी। तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, इसमें हमारे सिस्टम की गलती है कि हमारा मरीज एक अच्छे डॉक्टर के पास न जाकर एक सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक में जा रहा है। जो बीच का एक ब्रिज था, जो पुल था, वो कहीं हमने तोड़ दिया। पहले डॉक्टर साहब एक ही डॉक्टर सारे शरीर का इलाज कर देता था, ऐसे डॉक्टर नहीं मिल रहे आजकल। हाँ, होलिस्टिक मेडिसिन, हमको उस पर वापस आना पड़ेगा। अमेरिका में इसको फैमिली मेडिसिन कह रहे हैं, होलिस्टिक मेडिसिन कह रहे हैं। लॉट ऑफ अमेरिकन लेडीज एंड मेल्स आर गिविंग वीडियो विद प्राउड दैट दे प्रैक्टिस होलिस्टिक मेडिसिन। दे आर प्राउड टू से दिस एंड वी हैव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि साहब मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो ब्रेन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं नहीं कर सकता। अब एक हेडेक का मरीज है, उसको ब्रेन ट्यूमर है जी, और वो आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है जी। आई स्पेशलिस्ट के पास एक हेडेक का मरीज जा रहा है जी, तो वो आई का चेकअप करके भेज देगा, उसका ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा जी, उसका ब्रेन का स्कैन नहीं कराएगा, तो वो ब्रेन ट्यूमर मिस हो जाएगा। मेरे पास आएगा, मैं तो कराऊंगा, मैं तो उसका स्कैन भी कराऊंगा, हिस्ट्री भी लूँगा, उसका फंडस भी देखूंगा जो आई का डॉक्टर देखता है, मैं उसकी विजन भी चेक करूँगा, मैं उसका निस्टैग्मस भी देखूंगा, मैं उसके आई के मसल्स भी देखूंगा। मैं फिजिशियन हूँ, मैं पूरे 80 किलो का जो आदमी चल के आ रहा है मेरे पास, आई एम प्राउड टू से मैं उसका डॉक्टर हूँ जी। डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा यही कहते हैं कि दिल जो है वो हताशा, निराशा
और उदासीनता रखने की टोकरी नहीं है। ये एक खुशियाँ, प्रसन्नता और अच्छी स्मृतियाँ रखने का सुवर्ण पात्र है। तो आपका तो ये कहना है ही शुरू से। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, ये थोड़े से शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है। देखिए, मुझे बड़े शौक के साथ फिर से कहना पड़ रहा है कि हमारे युवा, हमारे मिडिल एज पर्सन मोटापे का शिकार हैं, वो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करा रहे, वो अपनी डायबिटीज़ चेक नहीं करा रहे जी, वो अपने बारे में जनरल हेल्थ चेकअप्स नहीं करा रहे हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है जब 40-45 साल की उम्र में वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं जी। तो उस वक्त हमको उनको एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, और बाईपास के लिए भी कभी कभी रिकमेंड करना पड़ता है अगर वो एल्डरली हैं तो, या 50 के ऊपर हैं तो। यहाँ मैं एक अच्छी बात की तरफ आपसे इशारा करूँगा। हमारा जो मेडिकल केयर है वो शुरू होता है हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से और दूसरी बीमारियों से जब वो हो जाती हैं। हेल्थ का मतलब ये है कि हम अपने शरीर को निरोगी काया बना के रखें जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो निरोगी काया के लिए व्यायाम ज़रूरी है, निरोगी काया के लिए अच्छा खान पान ज़रूरी है, निरोगी काया के लिए अल्कोहल अवॉइड करना ज़रूरी है, ड्रग्स को अवॉइड करना ज़रूरी है, स्मोकिंग को अवॉइड करना ज़रूरी है। तो पहला सुख निरोगी काया ये आयुर्वेद का सिद्धांत है जी। डॉक्टर साहब, ये जो स्टंट और ओपन हार्ट सर्जरी में क्या डिफरेंस है? स्टेंट में देखिए हम ऐसा करते हैं, कार्डियक जो आर्टरीज होती हैं उनको जब नैरोइंग हो जाती है, जैसे ये पेन है जी, इस पेन के अंदर सीका कहते हैं हम लोग गांव में इसको, ये सीका है जी। ये आर्टरी के अंदर अगर नैरो हो जाएगा जी तो इसमें से इंक जानी आगे बंद हो जाएगी। कभी कभी बच्चे इसको दांत से दबा देते हैं, हाँ। ये बन गया जी लीजन। ये लीजन जो नैरो ऐसा ही दिखता है बिल्कुल एंजियोग्राफी में, जैसे मैंने इसको दांत से काटा है, ये बिल्कुल नैरो है। अब यहाँ के पीछे वाली इंक में कितना भी कोशिश कर लूँ ये यहीं तक यूज होगा, इसके पीछे नहीं जाएगा क्योंकि ब्लॉक हो गया। ब्लॉक उसको कहते हैं ब्लॉक, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। और ये ब्लॉक दो तरह से नुकसान करता है। एक तो जहाँ से ये मैंने इसको काटा है ये आर्टरी अंदर से कमज़ोर भी हो गई है साथ साथ। अच्छा। तो इसका एक टुकड़ा निकल के आगे जाके फंस सकता है, जैसे पतनाले में गेंद। अच्छा। और छत पे पानी भर जाता है। तो एक ये खुद ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अगर हम इसको कागज़ पे बना के दिखाना चाहें तो मैं अभी आपको एक विजुअल क्लिप दे दूंगा बना के, आप अगर पेन उठाएं तो मैं अभी बना के दिखाऊं जी। तो ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जैसे मैंने इसको काट दिया तो ये नैरोइंग हो गई जी। इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इतनी सी बीमारी है तो इस कटखने कव्वे से अपने आप को बचाने के लिए इस आर्टरी को व्यायाम की ज़रूरत है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने की ज़रूरत है, अच्छी नींद की ज़रूरत है, डायबिटीज़ के कंट्रोल की ज़रूरत है, और अच्छे खान पान की ज़रूरत है। 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नींद, खान पान, व्यायाम, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल और रिलैक्सेशन, योगा। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो कटखना कौवा जो है हमारी आर्टरी को नहीं काटेगा। डॉक्टर साहब, ये जो स्टंट लगता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि स्टंट में और ओपन हार्ट सर्जरी में क्या डिफरेंस है? ओपन हार्ट सर्जरी में हम क्या करते हैं, जब हम ऐसी जगह पे ये कटखना कौवा काट लेता है जहाँ पे हम स्टेंट नहीं पहुँचा सकते। स्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ, बहुत आसानी से बता दूँ। स्टेंट ऐसी एक डिवाइस है जो पिचका हुआ होता है और जब आर्टरी में हम उसको डालते हैं तो वो आर्टरी को भी फैला देता है और खुद भी फूल जाता है। देखा आपने? ओके। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, थोड़ा ये आर्टरी में स्टेंट दबा हुआ गया जी, और हमने आर्टरी को चौड़ा किया और ये स्टेंट के बराबर चौड़ी आर्टरी हो गई। मतलब इसको डालते डालते चौड़ा होता जाएगा? डालने के बाद जहाँ पे कटखने कौवे ने काटा है, अच्छा, वहाँ पे इसको रोक के फुलाया जाता है। देखिए फुला दिया ना, अब ये चौड़ा हो गया जी। अब ये चिपक जाएगा आर्टरी की दीवार से, एंड दिस विल बिकम पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो ये तो हो गया स्टेंट। बाईपास का मतलब ये है कि जहाँ कटखने कौवे ने काटा है वहाँ पे मेरी छाती की एक हेल्दी आर्टरी लेके
उस कटखने कौवे ने जहाँ काटा है उससे आगे जोड़ दी जाए। ये काटा था जी। और ये ब्लॉक हो गया, इसके आगे जोड़ दी। अब यहाँ से ब्लड जा रहा है। चेस्ट की एक वो, हाँ, चेस्ट की भी जोड़ते हैं, वेन भी निकालते हैं लेग में से। उसको हम आर्टीरियल ग्राफ्ट कहते हैं, वीनस ग्राफ्ट कहते हैं। और वो वेन का जब हम ग्राफ्ट लेते हैं तो उसमें एक तुरफ है कि वो उल्टा लगाते हैं, क्योंकि वेन्स हमारी जो शरीर में है वो एक डायरेक्शन में बहाती हैं खून को। तो अगर हम उल्टा लगा देंगे तो वो वेन का ग्राफ्ट ब्लड नहीं पहुँचाएगा। डॉक्टर साहब ये कौन सी धमनी में स्टंट लग, आने वाली में या जाने वाली में? ये जाने वाली धमनी में लगता है। जाने वाली धमनी का जो खून है वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं। जो आपके ब्रेस्ट को और मेरी चेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको मेमोरी आर्टरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी। वो हमारे शरीर में समझिए भगवान का वरदान है, स्पेशल एक्सेसरी है। जैसे कार में 5वां पहिया होता है जिसको हम स्टेपनी कहते हैं, जी। तो ये स्टेपनी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो। हाँ जी, एडिशनल पार्ट्स हैं बॉडी में? बिल्कुल है, रिजर्व्ड है। जैसे किडनी दान कर देते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि ये जो स्टेंट हैं ये कितने प्रकार के आ रहे हैं? हाँ, स्टेंट का इतिहास बहुत पुराना है। स्टेंट्स पहले हम बहुत ही प्रिमिटिव वाले स्टेंट होते थे, वो क्लॉट कर जाते थे वो, फिर हमने उनके ऊपर दवाइयाँ कोटिंग करना शुरू करी। सिरोलिमस एक दवाई है जी। तो सिरोलिमस कोटेड स्टेंट जो होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो वो स्टेंट जो होता है वो आर्टरी में ज़्यादा दिन तक चलता है, उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मैं आपको कैसे बताऊं, जो आप जिस तरह से एक आपने देखा होगा प्लास्टिक की एक जाली बोतलों के ऊपर आती है, जो नायलॉन की जाली होती है जी। बहुत से अच्छी बोतलें जो पैक होती हैं उस पर बिल्कुल उसी तरह का स्टेंट का संरचना होता है। जो प्लास्टिक की एक जाली वाइट बोतलों के ऊपर खास तौर से जो शैम्पेन शेप की बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर आती है जी। वो वाली जाली की जो रचना होती है, जब हम उस जाली को खींचेंगे तो वो जाली एक सूत बन जाएगी, जब उसको छोड़ेंगे तो वो बोतल के बराबर चौड़ी हो जाएगी, जहाँ से बोतल पतली है वहाँ से उतनी पतली हो जाएगी, तो वो एक आर्टरी का शेप ले लेता है। तो ये तो स्टेंट हो गया। बाईपास सर्जन करता है, स्टेंट जो है कार्डियोलॉजिस्ट करता है। तो स्टेंट जो है वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। बाईपास में पूरी छाती काटनी पड़ती है, सर्जन करेगा। हाँ, आजकल हम बटन होल थोड़ा सा सुराख करके छाती में उससे भी करते हैं बाईपास सर्जरी। बहुत एडवांसमेंट हो गया, बीटिंग हार्ट में करने लगे हैं अब हम लोग। पहले हम हार्ट को रोक देते थे ठंडा सॉल्यूशन डाल के सलाइन का, उसको हम कार्डियोप्लीजिया कहते थे कि उतनी देर के लिए हार्ट जो है वो रुक गया। उससे पहले हम हार्ट लंग ट्रांसप्लांट मशीन लगाते थे, जो हार्ट लंग मशीन में कनेक्ट कर देते थे बॉडी को और हार्ट को बिल्कुल रेस्ट देते थे। फिर ये कार्डियोप्लीजिया की टेक्निक आई। अब हमारे सर्जन इतने अच्छे हैं कि वो बीटिंग हार्ट में ही आर्टरी को सी देते हैं। काम तो ये मोची का है, लेकिन है बहुत हाई टेक। जैसे जूते की सिलाई है वैसी वहाँ पे सिलाई है। ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, जो लोग करते हैं उनके लिए ये बहुत एक आम फहम ऑपरेशन है, लेकिन इसका नाम बड़ा है कार्डियक बाईपास, लेकिन ये बहुत बारीक काम है। यानी अब जो आ रहा है वो लेजर से हो रहा है? लेज़र इज ए कटिंग मीडियम। लेज़र तो हमारे हर चीज़ में यूज़ होता है, एक छोटे से ऑपरेशन में भी हो सकता है। लेज़र से या रोबोटिक हो रहा है? हाँ, रोबोटिक तो यस, उसमें जो हम रोबोट से हम कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी तो बहुत एडवांस होने जा रही है और रोबोटिक जो है मेडिसिन में कल का भविष्य वही है। अभी आपने सुना होगा कि लंदन में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस है, उसमें एक लेडी हैं, उन्होंने 178 टेराबाइट इंटरनेट स्पीड ईजाद की है और ये कल का भविष्य हर चीज़ में है। ये मोबाइल फ़ोन से लेके आप ये नहीं कि दीवार पे देख सकते हैं मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, स्क्रीन बना के यूं उंगली के इशारे से। ये एलन मस्क जो है अमेरिका का, जिसने टेस्ला कार बनाई है, और इस लेडी ने, दोनों ने मिलके, अभी एलन मस्क ने भी परसों पिक के दिमाग में वो लगाया है आर्टिफिशियल ब्रेन चिप। अच्छा। सो कल की जो मेडिसिन है वो इससे बहुत आगे जाने वाली है। आपने लेज़र की बात की, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। हम एक बोन ड्रॉप से बॉडी की सब बीमारियों का जीनोमिक, मैंने 3 चीज़ों का इसमें जिक्र किया, जीनोमिक डायग्नोसिस करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायग्नोसिस करेंगे, मैनेज करेंगे, हम रोबोटिक्स से मैनेज करेंगे, और हम इंटरनेट की हाई स्पीड से अपने सारे कामों को कर लेंगे। मतलब आप मेरे कमरे में आई तो मेरे को सब पूरा आपका पता लग गया कि आपके ये फाइंडिंग है बॉडी में, सिस्टम क्या 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 बीमारियां हैं।
क्या क्या बीमारियां हैं, अंदर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कल का भविष्य है। शायद हम लोग नहीं रहेंगे जब हमारे बच्चे देखेंगे इसको होता हुआ। तो ये साइंस की जो तरक्की है, इसका हम अगर कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो ये इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और अगर उसी टेक्नोलॉजी का वॉर्स में इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगे, लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे, एटॉमिक वेपन्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जाएगा। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो रही है आजकल जी। कि जो हमने ये तरक्की की है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्या ये हमारी मित्र है या हमारी ये दुश्मन है। जी। तो मैं तो ये कहूँगा हम इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी बहुत बड़ी सुविधा है, मित्र है। और हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो बोन है, ब्लेसिंग है अदरवाइज। जी। तो ये जो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, ब्रेन चिप बताया और ये एलन मस्क का एक्सपेरिमेंट बताया और ये लेडी का बताया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन जो है UCL, उसमें जो ये और ये इंटरनेट की जो स्पीड है, इसमें सबसे बारीक बात ये है कि ये जो हमारा एग्जिस्टिंग, जैसे ये पीला तार लगा हुआ है मेरे यहाँ, इंटरनेट आ रहा है हाई स्पीड जी, तो इसी तार के थ्रू ये 178 टेराबाइट स्पीड आ जाएगी। ये अनइमेजिनेबल एक एडवांसमेंट होगा जी। और इसका बयान नहीं किया जा सकता कि ये कितनी सुविधाएं अपने साथ लेकर आएगा और सब चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। मैंने अगर ये फ़ोन एक बार उठा के रख दिया तो ये मेरा मोमेंट भी सर्वर में चला जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेन चिप है, क्या माइंड के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उनको रीड कर सकेगा? नहीं, ये सब करेगा। ये एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर है, ये छोटा सा एक बहुत बड़ा कंडेंस्ड वर्जन है, बहुत एडवांस्ड वर्जन है। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर को छोटा करके उन्होंने, जैसे मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है, तो वो बहुत सी चीज़ें ब्रेन में ऐसी होती हैं, जैसे हमारे ब्रेन में डिप्रेशन होता है, पार्किंसनिज्म होती है एक बीमारी, तो उसका इलाज ये चिप कर देगा। अच्छा। और यहाँ तक के ये जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, एक एक्सट्रीम पे तो ये उनको कंट्रोल कर सकता है, और इफ़ यू वांट टू स्विच ऑन टू सेक्सुअल प्लेजर, वो भी ये दे देगा। तो ये बहुत बड़ा एक रेनेसा होने जा रहा है, बट प्रोवाइडेड हम इसको इस्तेमाल करना सीखें भविष्य में। तो अभी ये पिग पे लगाया गया है, कल परसों ही एलन मस्क ने लगाया है। तो ये भविष्य की मेडिसिन जो है, मेरा ये सब कहने का मतलब ये है, फ्यूचर मेडिसिन का जो रुख है वो एक बहुत ही मॉडर्न तरीक़े से बदल रहा है, और ये सब चीज़ें पुरानी हो जाएंगी जो आज हम कर रहे हैं। ये बोतल की गोलियां और ये चिप्स और ये बाईपास, कोरोनरी बाईपास और ये सब बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर स्टेंट के, हमारा बहुत पहले हमको इसका ज्ञान हो जाएगा कि हमको ये बीमारी होने जा रही है और हम इससे कैसे बचें। ये बॉडी में लगे हुए तमाम संयंत्र बता देंगे, ऐसी स्किन चिप टेक्नोलॉजी बता देगी कि आपके बच्चे को, अगले आने वाले बच्चे को ये बीमारी होने जा रही है। तो ये मैं इन चीज़ों का इसलिए जो दर्शक हैं उनके अंदर उत्सुकता पैदा करने के लिए इनका बयान कर रहा हूँ कि ये चीज़ों की तरफ विज्ञान बढ़ रहा है और हमको बोतल की गोली से निकल के बहुत आगे जाना है। यानी एक मेडिकल फील्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन का युग आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, जापान ने परसों कार उड़ा दी, उसका ट्रायल हो गया जी, और वो कार से ओलंपिक की मशाल जलाएगा। तो ये चीज़ें बहुत, साइंस बहुत आगे जा रही है। साइंस बहुत आगे चली गई है, और साइंस में जो डिवीज़न हुआ है, जीनोमिक्स है, ये है जो मैंने अभी आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, और ये सब जो चीज़ें हैं इस पे बहुत काम हो रहा है पिछले 30 वर्षों से। ये एक दिन में नहीं आ गई उड़ने वाली कार। डॉक्टर वली, ये स्टंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्टंट हैं, पहले तो ये कि क्या इंडिया में बन रहे हैं या सिर्फ बाहर से ही इंपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, स्टंट की जो कहानी है ये आपने छेड़ी है तो पूरी बात भी मुझे करनी चाहिए जी। हमारे जेपी नड्डा साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे जी, उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें की। उनमें से एक ये भी था कि जो बाहर से इंपोर्ट करके स्टैंड आ रहे थे, एबर्ट वगैरह कंपनियों के, उनका उन्होंने प्राइस रिडक्शन किया था, कैपिंग जिसको कहते हैं। इंडिया में स्टैंड बन रहे हैं, हमारे इंडियन स्टैंड किसी से बुरे नहीं है। हमको सिर्फ अपने स्वदेशी को, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमेशा, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है, तो इस काम को आगे बढ़ाना है। हमारे देश में सब चीज़ बन रही है। हमको देखिए, अब कल खिलौनों की बात भी कर दी प्रधानमंत्री जी ने, तो ये स्टैंड भी ये मेडिकल का एक टॉय है, हमने इसको बहुत पहले बना लिया था, और जो बाहर से आ रहे हैं वो थोड़ा महंगे बिकते हैं क्योंकि उसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं।
तो क्या वो कॉस्टली होते हैं क्या बाहर वाले? देखिए कॉस्टली कुछ नहीं होता। जब हम 5 स्टार होटल में बिरयानी खाते हैं तो हम 7,000 रुपये देते हैं उस प्लेट के, ढाबे पे हम 500 रुपये देते हैं। कॉस्टली कुछ नहीं होता। ये अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो वो आपके लिए सस्ता है, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है तो वो महंगा है। कॉस्टली तो वो डॉक्टर है जो स्टेंट लगा रहा है, उसको कोई नहीं पूछता। लोग स्टेंट की बात करते हैं। वो डॉक्टर जो आपकी आर्टरी के अंदर जाके उसको फैला रहा है, उसकी प्रोसीजर का करना कॉस्टली है, उसके हाथ की कला कॉस्टली है। वो 20 लाख भी ले ले, 1 करोड़ भी ले ले तो कम है। आप कहते हैं डॉक्टर ने हमसे 5 लाख रुपए ले लिए स्टेंट डालने के, बिल्कुल गलत कहते हैं आप। आपको देने चाहिए। आपका दिल कितने का है? अगर मैं आपसे कहूँ आप निकाल के मुझे दे दीजिए, प्लेट में रख दीजिए, आप कितने करोड़ रुपए लेंगे? मैं उस दिल का इलाज कर रहा हूँ, आप बेकार में उसको पैसे से तोड़ रहे हैं। जी कभी हमने ये सोचा है कि एक डॉक्टर हमारा क्या काम करता है? वो हमारे शरीर से बीमारी को दूर करता है, उसको हमें क्या रेसिप्रोकेट करना चाहिए? हम यही कहते हैं डॉक्टर चोर है, डॉक्टर चोर है, डॉक्टर चोर है। डॉक्टर चोर नहीं है, डॉक्टर आपकी बीमारी का चोर है। डॉक्टर आपकी बीमारी चुराता है जी, आपको नहीं चुराता, आपके पैसे नहीं चुराता। डॉक्टर आपको आपकी बीमारी से निजात देता है। उसकी जो भी आपको श्रद्धा हो वो आप डॉक्टर को दीजिए। ये मत समझिए कि आप डॉक्टर की मजदूरी दे रहे हैं। डॉक्टर मजदूर नहीं है, डॉक्टर इज अबव एवरीथिंग। डॉक्टर ट्रीट्स योर लाइफ। हम लोग काट के गुड्डे नहीं हैं जो बड़ी से कील ठुकवा लें अपने शरीर में। हम एक मूविंग लाइफ को लेकर डॉक्टर के कमरे में जाते हैं और डॉक्टर उसको हैंडल करता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, किसी डॉक्टर ने नहीं कही है अभी तक ये मीडिया पे आके। डॉक्टर इज डीलिंग योर लाइफ एंड लाइफ हैज़ नो वैल्यू, सो डॉक्टर्स एमोलूमेंट्स और रेम्यूनरेशन हैज़ नो लिमिट। ये आप लिमिट लगाते हैं और आप डॉक्टर को बदनाम करते हैं। आवर डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी मेरा एक दोस्त एनडीटीवी पे बोल रहा था, विंसेंट राजकुमार, छोटा बच्चा था मेरे सामने, आज वो प्रोफेसर ऑफ हीमेटो ऑन्कोलॉजी है, माइलोमा का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्टर है। अमेरिका में है इसलिए है, शायद यहाँ होता तो पता नहीं क्या होता या नहीं होता। तो ये हमको डॉक्टरों को ऊंचे धरातल पर रखना है। जैसे कि अब हमारी सरकार डॉक्टरों को इज्जत दे रही है, प्रधानमंत्री जी उनके लिए तालियां बजवा रहे हैं, थालियां बजवा रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स को पूजा जा रहा है, उनकी काम को सराहा जा रहा है, ये हमको बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज जनता का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि डॉक्टर जो सेवा दे रहे हैं सोसाइटी को कोरोना के संदर्भ में, उसको उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। और खाली डॉक्टरों को नहीं किया, जो शव ले जा रहा है कोरोना के मरीज का उसको भी एक्नॉलेज किया। ये उनकी दूरदर्शिता और उनकी समझदारी की बात है। जी, प्रधानमंत्री जी बहुत सेंसिटिव है। नहीं, सेंसिटिव नहीं है इन मुद्दों पर। वो सेंसिटिव नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा रिस्पॉन्सिबल, ज्ञान होना, एक विजडम होना जी, एक एक्नॉलेज करना सेवा को। ये बहुत कीमती है उस पैसे से जो डॉक्टर कोई ले लेगा कोरोना के मरीज को ट्रीट करके। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे को कोशिश को सराह रहा है तो ये $1 मिलियन मिल गए जी। पैसे क्या हैसियत रखता है? सही बात। आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी उतना रिस्पेक्ट नहीं करती डॉक्टर्स की जितनी होनी चाहिए? डॉक्टर्स ने अपनी रिस्पेक्ट खुद ही खो दी, सोसाइटी क्या करेगी? वो कैसे? उसके बहुत से कारण हैं। हमने जब कुछ सोसाइटी को दिया है तो उसको सोसाइटी को जनवाया नहीं कि हम आपको क्या दे रहे हैं, तो इसलिए भी होता है। दूसरे कुछ डॉक्टर्स गलत काम करते हैं, उससे बदनाम हो जाते हैं। जिस वजह से आप ये प्रोग्राम बना रही हैं वो भी एक वजह है कि आप इसलिए प्रोग्राम ये बनाने आई हैं कि स्टेंट जेन्युइन मरीजों को लगे। मैं आपकी उस भाषा को समझ रहा हूँ शुरू से, पहले जुमले से, लेकिन मैं ये अभी फिर कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर गलत स्टेंट नहीं लगाता है, हमेशा जेन्युइन लगते हैं। और हर एक डॉक्टर के अंदर एक ज़मीर होता है, एक अंतःकरण होता है। वो अपने ज्ञान और विवेक से मरीज़ के हित में जो फैसला करता है वो सर्वोपरि होता है। एंड ही इज़ नॉट टू बी आंसरेबल टू द पेशेंट बट ही हैज़ टू बी आंसरेबल टू द गॉड। जी। सो डॉक्टर डू राइट थिंग्स and every doctor should follow what I have said. I have said a very big thing in the last. Both the things which I have told are very big and ordinary person cannot understand what I mean. नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी इसमें शामिल कर रहे हैं क्योंकि आपकी कॉन्शियस और गॉड के बीच की ही बात है। देखिए, डॉक्टर को इतना महान काम है कि आप अपनी ज़िंदगी को तश्तरी में रख के डॉक्टर के आगे रख देते हैं।
नहीं, आप गॉड के एम्बेसडर्स हैं। हाँ, यू आर एम्बेसडर्स तो ऑन हमें अर्थ। पैसा वैसा तो बहुत गिरी हुई चीज है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वी आर हीलर्स, हीलिंग हैज नो कॉस्ट। जी सो पैसे से कभी भी डॉक्टरी के काम को नहीं तोला जा सकता। जी। जैसे एक पायलट ने जहाज जमीन से उठा के हवा में ले लिया, अब उसका ये जो कर्तव्य है इसकी कोई मूल्य नहीं है। उस पायलट के पास 700 जाने हैं जी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब उसको आप पैसे से तोलने लगे, कोई भी पायलट को तो $700 मिले एक फ्लाइट के ना, यू कैन नॉट इक्वेट। दिस इज जस्ट ऑनरेरियम और रिम्यूनरेशन। जी कुछ नहीं, पैसे से आप तोल ही नहीं सकते। उस पायलट ने 8 घंटे आपको हवा में रख के जिंदा रखा और सेफ उतार दिया। जी। कैन यू इक्वेट दिस एक्ट ऑफ पायलट विद मनी? नो, इट्स अ बिग जॉब, वेरी बिग जॉब। सिंगल फ्लाइट, जी 800 लाइव्स ऑन बोर्ड। या डॉक्टर साहब, मैं वापस अपने मुद्दे पे आती हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो स्टेंट है, चूँकि अब ये गरीब आदमियों में भी दिल के रोग हो रहे हैं, हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी जो है वो दिल लेके घूम रहा है, किसी को दिल देता नहीं है और दिल के रोग लिए घूमता है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक हाँ, मैंने समझ लिया। डॉक्टर साहब, एक गरीब आदमी का कैसे इलाज होगा? आपका सवाल समझ लिया। भारत सरकार के तमाम बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में फ्री स्टेंट की सुविधा है। भारत सरकार की उस सुविधा का लाभ उठाना सीखना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री स्टेंट की योजना है। CGHS के पेशेंट्स को सरकारी अस्पतालों में फ्री स्टेंट लगाकर और प्राइवेट अस्पतालों में रिएम्बर्समेंट देकर ये सुविधा है। अगर हम खुद रोशनी लेकर तलाश नहीं करेंगे मेरे घर का दरवाज़ा कहाँ है, तो हम सबको कोसते रहेंगे पैसे लग गए, पैसे लग गए। अच्छा, आयुष्मान में कवर्ड है? कवर्ड, सब चीज़ कवर्ड है। इवन कोरोना का ट्रीटमेंट आयुष्मान में प्रधानमंत्री जी ने कवर कर दिया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्टेंट महंगा है या स्टेंट गलत डलता है या डॉक्टर इसमें लापरवाही करते हैं या स्टेंट गलत डालते हैं, ज़रूरत नहीं होती फिर भी डाल देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कविता है, ये सब फिक्शन है, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल एश्योर करा रहा हूँ और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को एश्योर करा रहा हूँ, वो डॉक्टर ही नहीं है जो गलत स्टेंट डाले, तो आप फिर वो उसकी बात ही नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है कि इसका सक्सेस रेशियो कितना रहता है स्टेंट का? बहुत अच्छा है, सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा है। इसकी कुछ दवाइयाँ हमें खानी पड़ती हैं जिससे स्टेंट के अंदर खून न जमे। अगर वो दवाई मरीज खाता रहता है तो स्टेंट्स की लाइफ 20 साल तक होती है। इसमें कोई वो नहीं है, सक्सेस 100% होती है। कोई भी स्टेंट हो, सबकी 20 साल है? हाँ, 20 साल होती है, आराम से 20 साल निकल जाता है। बाईपास में भी 20 साल, 10 से 20 साल निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम वो इस बात पे ही ख़त्म करनी पड़ेगी अपनी टॉक कि हमको अच्छा आहार, अच्छी निद्रा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, ये 6 चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमें स्टेंट वाले डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस यहीं पूर्ण विराम कर दीजिए आप और मैसेज पूरा हो चुका। मित्रों, ये हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मोहसिन वली जी, जो सभी पैथियों को के हक में रहते हैं। ये कभी नहीं कहते कि खाली एलोपैथी की बात की जाए और चीज़ें अन्य पैथियों में जो अच्छी हैं उन्हें शामिल किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना शुरू हुआ देश में, तो ये पहले शुरू के 1-2 डॉक्टर्स में से थे जिन्होंने कोरोना में सबसे ये कहा कि इससे घबराएं नहीं, इससे आप लड़ें। और जब से लेकर और अभी तक दुनिया भर के चैनल्स में इन्होंने कोरोना के बारे में जो भी नए नए अपडेट्स थे जनता को दिए और उनका हौसला बढ़ाया। ये स्वयं एक कोरोना वॉरियर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको दिल से जुड़े और रोगों के बारे में भी किसी विशेषज्ञ से बात करके आपको नॉलेज दी जाएगी। फिर भी आपके कोई प्रश्न हो तो वो आप हमें ईमेल पर भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।